बैक, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम बात करने जा रहे हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमी पे। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था टू सेक्टर इकोनॉमी और उसमें क्या था, फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ मनी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्री सेक्टर इकोनॉमी का। इसमें हमने इंक्लूड किया है फर्म और हाउस होल्ड के अलावा गवर्नमेंट को भी। जो एक चीज ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि टू सेक्टर इकोनॉमी में आपने पढ़ा था विदाउट फाइनेंशियल सिस्टम एंड विद फाइनेंशियल सिस्टम। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कोई भी बाइफर्केशन नहीं है, सीधे सीधे आपका फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूडेड है। तो चलिए, ये है आपका थ्री सेक्टर इकोनॉमी जो आपको दिख रहा है। इसमें कौन कौन सी चीजें इस पर डिस्कस कर लेते हैं। फर्म है, आप फैमिलियर है, इससे हाउस होल्ड है, फैमिलियर है, बैंक पढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट एक नई चीज आई है, एक नया प्राणी है जो इसमें इंडल्ज किया गया है। अब इसको सीक्वेंशियल हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फर्म और हाउस होल्ड के बीच का जो रिलेशन है वो समझते हैं, ठीक है। यहां लिखा हुआ है फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट यानी कि आपने कोई फैक्टर सर्विसेज दी होंगी। आपने क्या दी होंगी? फैक्टर सर्विसेज, जिसकी बदले आपको क्या मिला है? फैक्टर पेमेंट। तो इसीलिए मैंने लिख दिया है फैक्टर पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। तो हाउस होल्ड ने यहां पर काम किया और यहां पे काम करने के एवज में या उसके बदले में रिटर्न में क्या मिला? उसको पैसा मिला। क्लियर? यहां काम किया कुछ लोगों ने, यहां से बना प्रोडक्ट, गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको हाउस होल्ड ने कंज्यूम किया। जब हाउस होल्ड ने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किया, लेट्स से ये मार्कर बनाया इस फर्म ने, ये मार्कर किसने खरीदा? हाउस होल्ड ने खरीदा। तो अब हाउस होल्ड क्या करेगा? पेमेंट करेगा इस मार्कर की। क्लियर? तो यहां लिखा हुआ है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, इसके लिए फॉर कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इतना तो समझ में आ गया होगा क्योंकि पुरानी चीजें हैं। यहाँ पे कुछ चीजें हिडन है। हिडन इसलिए क्योंकि ये बहुत ज्यादा खिचड़ी पक जाती है, तो अंडरस्टूड वाली बात है। क्लियर? तो ये है, यहां पर बात हुई कि एक तरफ हाउस होल्ड की इनकम हो रही है और दूसरी तरफ किसकी इनकम हो रही है? फर्म की हो रही है। तो जो फर्म की इनकम हो रही है उसमें से कुछ पैसा वो क्या करता है, जो सरप्लस मनी होता है वो सेविंग में डाल देता है, बैंक में डाल देता है, और कुछ पैसा क्या करता है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को देती है। भाई इनकम है तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, और जो पैसा बचा वो कहां गया? बैंक में गया। सेम प्रोसीजर होता है आपके हाउस होल्ड में भी। जो इनकम यानी कि फैक्टर पेमेंट जो मिली हाउस होल्ड को, उस पे उसने क्या किया? गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, और जो सरप्लस अमाउंट था वो सेविंग के रूप में डिपॉजिट कर दिया बैंक में। अब एक नया वर्ड आता है बोरोइंग। मान लीजिए फर्म को कोई नया एस्टैब्लिशमेंट करना है या इन्वेस्टमेंट करना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, तो क्या करेगा? बैंक से लोन ले लेगा यानी डेट ले लेगा। तो क्या कहलाएगी? बोरोइंग। इसी तरीके से हाउस होल्ड में अगर कोई जरूरत पड़ती है तो क्या करेगा? बैंक से लोन लेगा। तो ये जो ट्राइपॉड था आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब बात करते हैं गवर्नमेंट को भी इंडल्ज करके पूरे फैक्टर के अंदर। तो भैया इसने जो गुड्स एंड सर्विसेज बनाई फर्म ने, वो हाउस होल्ड ने भी यूज की होगी, और वो गुड्स एंड सर्विसेज किसने कंज्यूम की होगी? गवर्नमेंट ने भी। तो गवर्नमेंट का भी तो फर्ज बनता है कि भाई पैसे चुकाए जाएं। तो फर्म के गुड्स एंड सर्विसेज को जो गवर्नमेंट ने कंज्यूम किया, उसके बदले में गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो पैसा किसके पास गया? फर्म के पास गया। क्लियर? फर्म के एस्टैब्लिशमेंट के लिए कई बार ऐसा होता है कि रूरल एंड बैकवर्ड एरिया में भी हमको एस्टैब्लिशमेंट लगाना होता है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडीज, यानी कि कुछ ना कुछ वो रिलैक्सेशन दे देते हैं ऑन टैक्सेस, और कई बार तो मॉनेटरी टर्म्स में भी दे देते हैं। कई बार जो लैंड एक्विजिशन होता है उसको लो रेट पर करवाती है गवर्नमेंट। तो ये सारी क्या है? सब्सिडीज हैं। बाय whom? बाय द गवर्नमेंट टू द फर्म्स। क्लियर? तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फर्म ने अपने टोटल इनकम पे जो हाउस होल्ड से प्राप्त हुई और जो गवर्नमेंट से प्राप्त हुई उस पे क्या दिया? टैक्स। गवर्नमेंट ने जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किया उस पे क्या दिया? एक्सपेंडिचर किया, और वो पैसा किसके पास पहुंचा? फर्म के पास। नई फर्म्स के एस्टैब्लिशमेंट के लिए या जो रूरल और बैकवर्ड एरियाज है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या एस्टैब्लिशमेंट के लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया वो किस फॉर्म में पहुंचा? फर्म तक, सब्सिडी के फॉर्म में। क्लियर है? उसके बाद अब सब्सिडी तो मिली फर्म्स को, हाउस होल्ड को क्या मिला? ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। वो इनकम जो बिना काम किए मिल जाए आपको, बिना किसी एफर्ट के मिले, जैसे स्कॉलरशिप हो गई थी, ओल्ड एज पेंशन हो गई थी, आपकी सिलेंडर के ऊपर जो सब्सिडीज होती हैं वो। तो कंसोलिडेटेड फॉर्म में इसको क्या कहा जाता था? ट्रांसफर पेमेंट। तो
हाउस होल्ड के और गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेशनशिप है वो दो चीजों का है। हाउस होल्ड टैक्स पे करता है, गवर्नमेंट क्या देती है, ट्रांसफर पेमेंट देती है। फर्म और गवर्नमेंट के बीच में तीन तरह का रिलेशनशिप है। पहला, टैक्स देती है गवर्नमेंट को फर्म, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो भी होता है गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलाइजेशन पे वो फर्म को पेमेंट करती है, और फर्म के एस्टेब्लिशमेंट और ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट उसको सब्सिडी भी देती है। अब बैंक और गवर्नमेंट के बीच में बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट के पास जो सेविंग्स होती है वो किसके पास डिपॉजिट करती है, बैंक्स के पास, और जब गवर्नमेंट को जरूरत पड़ती है तो बैंक्स यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या करता है, बोरो करके फंड किसको देता है, गवर्नमेंट को देता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, बोरो करती है बैंक से। तो ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है इसको कहते हैं थ्री सेक्टर इकोनॉमिकल फ्लो ऑफ इनकम। ठीक, अब इसमें से दो चीजें निकल कर आती हैं, व्हाट इज लीकेज एंड व्हाट इज इंजेक्शन। इस क्वेश्चन को लिखने का भी तरीका समझ लीजिएगा। अगर आपसे इस डायग्राम के बेसिस पे पूछा जाए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस डायग्राम के बेसिस यानी थ्री सेक्टर इकोनॉमी के बेसिस पे पूछा जाए व्हाट इज लीकेज एंड व्हाट इज इंजेक्शन, तो आंसर अलग होगा। लेकिन अगर इन जनरल पूछ लिया गया या फोर सेक्टर इकोनॉमी में पूछ लिया गया कि व्हाट इज लीकेज और व्हाट इज इंजेक्शन, तो आंसर बदल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन मैं कंसोलिडेटेड आंसर आपको बता रहा हूं, और पहले इस डायग्राम से रिलेटेड आंसर बताता हूं। इस डायग्राम से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज लीकेज, तो लीकेज का मतलब होता है कि किसी भी फ्लो से अगर कोई चीज निकल के बाहर हो जाए तो वो लीकेज है। लेट्स से एक पाइपलाइन से पानी जा रहा है, उसमें अगर छेद हो गया और पानी कहीं बाहर निकलने लगा तो वो हम कहेंगे लीकेज है। गैस सिलेंडर की पाइप में अगर छेद हो जाए और गैस बाहर आ जाए तो क्या बोलते हैं, गैस लीक हो रही है। क्लियर, तो उसी तरीके से यहां क्या हो रहा है, फंड भी लीक होता है। कैसे, चलिए देखते हैं। फर्म के पास से पैसा गया हाउस होल्ड के पास, हाउस होल्ड से पैसा जा रहा था फर्म के पास, टू सेक्टर इकोनॉमी में बैंक के पास जा रहा था। क्लियर, तो हाउस होल्ड अब पूरा पैसा जो मिला, लेट से यहां से इसको 100 रुपए मिले फैक्टर पेमेंट के रूप में, तो अगर ये बैंक ना होती और ये गवर्नमेंट ना होती तो हाउस होल्ड क्या करता, पूरा का पूरा 100 रुपया कंज्यूम करता और फर्म के पास पहुंच जाता ये पैसा। लेकिन अभी नहीं, अभी क्या हो रहा है, 100 रुपए में से उसने टैक्स दे दिया मान लीजिए 5 रुपए, उसके बाद उसने सेव कर लिया 25 रुपए, तो अब उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कितनी बची, वो खर्चा कितना कर सकता है, 70 रुपए। कितना रुपए खर्चा कर सकता है एक्सपेंडिचर पे, 70 रुपए। तो अब ये 70 रुपए क्या हो गया, फ्लो में आ गया, सर्कुलेशन में आ गया। लीकेज यानी कट ऑफ कितना हो गया, 25 प्लस 5 30 रुपीज का, यानी कि सेविंग प्लस टैक्सेस, ये क्या है, ये लीकेज है। क्लियर, ये तो लीकेज की बात हो गई। हर केस में देखिए फर्म्स के पास भी क्या है, सेविंग जा रही है, टैक्सेस जा रहा है, और जो बाकी पैसा बचा वो सर्कुलेशन में आ गया। ये तो था लीकेज। अब बात करते हैं इंजेक्शन की। इंजेक्शन का मतलब होता है कहीं कोई चीज प्लांट कर देना, जैसे आपके शरीर में अगर प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है ये, ठीक है, तो क्या करते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं। इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई, इंजेक्शन लगा दिया। तो जहां पर कमजोरी नजर आती है, अगर इकोनॉमी में फाइनेंशियल कमजोरी नजर आई बैंक मतलब गवर्नमेंट को, तो वो क्या करती है, इंजेक्ट करती है फंड को। कैसे करती है वो देखते हैं। तो फाइनेंशियल इंजेक्शन क्या क्या हो सकता है इसमें आप ध्यान से देखिए। पहली चीज, गवर्नमेंट एक तरफ सब्सिडी दे रही है और ट्रांसफर पेमेंट दे रही है। इससे क्या हो रहा है, इन दोनों के पास फंड बढ़ रहा है। अगर एक एस्टेब्लिशमेंट में 100 करोड़ रुपए लगते और गवर्नमेंट ने 20 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे दी, तो अब इसके पैसे कितने लगे, 80 करोड़ रुपए लगे। ठीक है ना, 20 करोड़ की मदद गवर्नमेंट से मिल गई। ट्रांसफर पेमेंट में क्या हो रहा है, हाउस होल्ड को बिना कुछ किए ही पैसा मिल रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये इंजेक्शन है सोसाइटी के अंदर। तो जो आपकी ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट्स, क्लियर, इसमें सब्सिडी और सब्सिडी सब इंक्लूडेड होती है। क्लियर, और ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये भी किस में आता है, इंजेक्शन में आता है, प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ये सारी क्या है, इंजेक्शन है। इनके थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है, पैसे का जो सर्कुलेशन है वो बढ़ाती है। तो ये तो बात होगी डायग्राम के बेसिस पर। लेकिन अगर आप इनमें और इनमें एक चीज और ऐड कर देते हैं तो ये कंप्लीट आंसर बन जाता है, और वो क्या है, लीकेज। यानी कि पैसा आपकी इकोनॉमी से बाहर चला जाए,
पैसा आपकी इकोनॉमी से यानी कि किसी दूसरी की इकोनॉमी में चला जाए, और वो किस बेसिस पे हो सकता है, अगर आपने कोई चीज इंपोर्ट की है। अगर मैं कोई चीज अमेरिका से मंगाता हूं तो मेरा वो पैसा किसकी इकोनॉमी में चला जाएगा, अमेरिका। यानी कि इसमें और क्या चीज इंक्लूड होती है, प्लस इंपोर्ट, ये भी क्या है, लीकेज है। क्लियर। और इंजेक्शन क्या है, मैं किसी दूसरी की इकोनॉमी से पैसा घसीट के लेके आ जाऊं, और वो कैसे हो सकता है, अगर मैं कोई चीज क्या कर दूं, एक्सपोर्ट कर दूं। क्लियर। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेजर टॉपिक है ये इस चीज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अब आपके सामने है फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, और इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लो ऑफ इनकम। चीजें वहीं से बनी है बच्चों, बस आपको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहना है। जैसे आपको फर्म और हाउस होल्ड तो नजर आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बाकी चीजों पे बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों चीजों पर बात कर लेते हैं। क्लियर। तो मान लीजिए कि फर्म ने हाउस होल्ड को दिया एक चीज जिसको हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। क्यों दिया, फॉर देयर सर्विसेज। क्लियर, इसमें कोई डाउट तो है नहीं, सर्विसेज के लिए दिया ना। तो अगर मैं सिर्फ फैक्टर पेमेंट लिखता हूं तो कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, तो मैं इसको मिटा सकता हूं, क्योंकि ये सिर्फ मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा था कि आपको एक बार समझ में आ जाए। ये फैक्टर पेमेंट गई। एक ट्रांजैक्शन, अच्छा इसका डायरेक्शन इस तरफ है, हाउस होल्ड से भी पैसा निकलकर फर्म की तरफ आया, और ये क्या था, ये था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मैं इसको दूर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी यहां से कुछ लाइनें ऊपर की तरफ भी जाएंगी, इसलिए मैं इसको मिटाना चाह रहा हूं, और कुछ नहीं। फैक्टर पेमेंट पहले लिख के इसलिए बता दिया था, क्योंकि अब अगर लाइन यहां से जाएंगी तो कोई भी चीज कटेगी नहीं यहां पर। तो फैक्टर पेमेंट हुई किसकी तरफ से, फर्म की तरफ से, फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाई हाउस होल्ड। हाउस होल्ड की तरफ से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गया फर्म के पास फॉर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीजें तो क्लियर है ना। अब याद करिए टू सेक्टर इकोनॉमी विद बैंक, यानी कि फाइनेंशियल सिस्टम। तो उसमें था क्या, कुछ पैसा फर्म से बैंक की तरफ जा रहा था, कुछ पैसा बैंक से फर्म की तरफ आ रहा था, यानी कि डायरेक्शन कुछ इस तरह था। जो फर्म से बैंक की तरफ गया वो क्या कहलाया, सेविंग्स। जो एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा था वो फर्म ने बैंक के पास जमा कर दिया, और जब फर्म को जरूरत पड़ी तो फर्म से बैंक ने क्या ले लिया, सॉरी बैंक से फर्म ने क्या लिया, बोरोइंग्स, यानी कि उधार। सेम काम हुआ हाउस होल्ड की तरफ से भी, कुछ पैसा हाउस होल्ड से बैंक की तरफ आया, यानी कि इस तरफ से एरो लगा था इसका। ये क्या था, ये थी सेविंग्स, जो हाउस होल्ड के पास एक्स्ट्रा पैसा था। कुछ पैसा बैंक की तरफ से हाउस होल्ड की तरफ गया, यानी कि डायरेक्शन इस तरफ था, और ये क्या था, बोरोइंग्स, यानी कि जब हाउस होल्ड को जरूरत पड़ी तो उन्होंने उनसे पैसा लिया। ये तो केस हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी का। थ्री सेक्टर इकोनॉमी में हमारी गवर्नमेंट इंक्लूडेड थी ना, तो चलिए अब गवर्नमेंट को भी इंक्लूड कर लेते हैं इसमें। हाउस होल्ड ने गवर्नमेंट को पैसा दिया, डायरेक्शन इस तरफ आएगा, मतलब गवर्नमेंट की तरफ जा रहा है पैसा, और ये किस रूप में जा रहा है, ये जा रहा है टैक्स के रूप में, टैक्सेस। क्लियर है। कुछ पैसा गवर्नमेंट की तरफ से हाउस होल्ड के पास भी आया होगा, यानी कि इसका एरो डाउनवर्ड है, और ये क्या था, ये था आपका ट्रांसफर। ओहो, इस तरह से लिखने में बड़ी दिक्कत होती है, चलिए मैं इसको इस तरफ से लिख दे रहा हूं, ट्रांसफर पेमेंट, यानी कि यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन जो भी थे। ये सारी चीजें हो गई ना, ये तो हाउस होल्ड के केस में हो गया। अब बात करते हैं फर्म के केस में। तो फर्म से कुछ पैसा गया था गवर्नमेंट के पास, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
इसको हम थोड़ा सा सर्कुलर वे में दिखाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए, ठीक। ओके, ये पैसा गवर्नमेंट की तरफ से फर्म को आ रहा है, देखिएगा इसका डायरेक्शन किस तरफ है, इसीलिए मैं एरो बना रहा हूँ। ये भी पैसा गवर्नमेंट की तरफ से फर्म के पास आ रहा है, इसलिए इसका भी डायरेक्शन कैसा है, इस तरह से है। लेकिन ये जो लाइन है ये गवर्नमेंट की तरफ जा रही है, ठीक है ना, इसका एरो इस तरह से बना हुआ है। अब बात करते हैं ये क्या था। तो भैया अगर गवर्नमेंट ने कोई सर्विसेज या गुड्स फर्म से खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात उसको पेमेंट तो करेगी ना। तो पहली लाइन आती है यहां पर एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक। पैसा किसके पास गया, फर्म के पास गया। उसके बाद अब पैसा फर्म के पास आ गया तो फर्म क्या करेगी, टैक्स पे करेगी इस पे। तो ये पैसा किसके पास चला गया, गवर्नमेंट के पास चला गया। अब गवर्नमेंट चाहती है रूरल बैकवर्ड एरियाज में एस्टेब्लिशमेंट करना, उसके लिए गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करा रही है फर्म को, सब्सिडीज। तो सब्सिडी कौन दे रहा है, गवर्नमेंट दे रही है फर्म को। तो यहां पर आ गया सब्सिडीज। ये पूरी हो गई चीजें, अभी बैंक रह जाती है, ठीक है। तो चलिए बैंक के साथ रिलेशन देख लेते हैं गवर्नमेंट का। दो लाइन इधर भी जाएगी, एक लाइन बैंक की तरफ आ रही होगी और एक लाइन बैंक से गवर्नमेंट की तरफ जा रही होगी। तो इसका एरो इस तरफ, इस तरफ, इसका एरो इस तरफ और इस तरफ। जो गवर्नमेंट से बैंक की तरफ आई वो क्या थी, वो थी सेविंग्स। बहुत आसान है ये सब बनाना, एक बार कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। और बैंक की तरफ से गवर्नमेंट के पास जो पैसा जा रहा है वो क्या कहलाएगा, बोरोइंग्स। तो ये चीज तो कंप्लीट हो गई। अब क्या रह गया, रेस्ट ऑफ द वर्ड। अब ये रेस्ट ऑफ द वर्ड क्या है, मैंने अभी इसके पहले आपको बताया था कि दूसरी की इकोनॉमी से पैसा घसीट के लाना, अपनी इकोनॉमी से पैसा दूसरी की इकोनॉमी में भेज देना, वो किसके साथ हो रहा था, वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहा था। मैंने दो वर्ड्स बताए थे, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। उसका सारा खेल अब आपको यहां से समझ में आएगा। तो चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नाम की चिड़िया है ये बड़ी खतरनाक है, ये आपके नेशनल इनकम में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। कैसे, चलिए देखते हैं। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है इसका सीधा सा लेना देना होता है, पहली बात तो आपकी फर्म से, और दूसरा जो लेना देना होता है वो हाउस होल्ड से होता है। क्लियर। तो अब इसको मैं ड्रॉ करने जा रहा हूं, इसकी रिलेशनशिप देखिए। पहले फर्म की बात कर लेते हैं। फर्म क्या करती है, अपना सामान विदेश में बेचती है। क्लियर। तो इस तरफ से है, क्लियर है। और कुछ सामान विदेश से खरीदती भी है, कोई डाउट तो नहीं है, और डाउट होना भी नहीं चाहिए क्योंकि बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब यहां ध्यान रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं, इनकम की बात कर रहे हैं, गुड्स की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये एरो बनाते वक्त अगर दिमाग में आपने गुड्स रखा तो डायग्राम का फ्लो बदल जाएगा। यहां हम इनकम की बात कर रहे हैं। तो लेट से मैंने एक्सपोर्ट किया, मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट किया, तो पैसा क्या होगा, मेरे पास आएगा। तो ये जो अंदर की तरफ एरो आ रहा है ये है मेरी एक्सपोर्ट इनकम। अब मैंने सामान बाहर से मंगवाया है यानी इंपोर्ट किया है, तो क्या होगा, पैसा बाहर की तरफ जाएगा, यानी कि ये क्या है, इंपोर्ट पेमेंट। कोई शक होना भी नहीं चाहिए। क्लियर। ये चीजें हो गई इसके साथ। अब हाउस होल्ड के साथ बात कर लेते हैं। तो हाउस होल्ड में क्या है, पहला एरो ये हाउस होल्ड की तरफ आया है। माया जाल लग रहा है ना पूरा पूरा, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको, एक एक चीज क्लियर होती जाएगी, ठीक है ना। हाउस होल्ड के पास पैसा आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, ये पैसा आ रहा है आपकी फैक्टर इनकम के लिए। मान लीजिए कोई आदमी यहां से विदेश में काम करने जाता है तो उसकी इनकम कहां की कैलकुलेटेड होगी, इंडियन कैलकुलेटेड होगी ना, तो वो क्या कहलाएगी, फैक्टर पेमेंट। तो ये क्या है, फैक्टर पेमेंट।
क्लियर। इसके अलावा एक चीज और है जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सीधे सीधे हाउस होल्ड के पास आती है, और वो क्या कहलाती है? वो है कहलाती है आपकी ट्रांसफर पेमेंट। अब आप कहेंगे सरकार ये ट्रांसफर पेमेंट कहां से आ गई? ट्रांसफर पेमेंट में सिर्फ सब्सिडी इंक्लूडेड नहीं थी। अगर आपको याद हो तो डोनेशन, स्कॉलरशिप और उसके बाद गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी। तो अगर हाउस होल्ड कोई बच्चा स्कॉलरशिप क्रैक कर लेता है, कोई किसी भी तरह की प्रतियोगिता में विन कर जाता है, लॉटरी विन कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो वो सब क्या है? ट्रांसफर पेमेंट है। क्लियर। तो वो सारी चीजें क्या होती हैं? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ आती हैं। अच्छा, एक चीज और, ये डायग्राम देखने में बड़ा हौच पौच सा लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने समझाने के लिए इसको अलग अलग किया था, लेकिन जब आप स्केल से कोई चीज बनाएंगे, किससे बनाएंगे? स्केल से बनाएंगे, तो आप ये जो ट्रांजैक्शन मैं इधर से लेकर गया हूं ना, वो आप इधर से ले जाकर इधर मिला सकते हैं। क्लियर। तो देखने में थोड़ा सा सोवर्जेनिक और ब्यूटीफुल दिखेगा आपका डायग्राम। ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा एक्सप्रेस वे बनाया है, सारे रोड एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, खिचड़ी टाइप की पक गई है। इसीलिए मैंने अलग अलग मार्कर का यूज किया है ताकि आपको चीजें समझ में आए। आपसे रिक्वेस्ट है, जब आप बनाइएगा, मेरे पास तो इस पे स्केल भी मैं नहीं चला सकता क्योंकि बहुत बड़ा बोर्ड है, तो इसमें आपको करना क्या होगा? ये जो लाइन जा रही है ना, ये इसको आपको क्या करना है? यहां से इस तरह से नीचे लाना है, बैंक के नीचे से होते हुए ये यहां गवर्नमेंट में मिला देना है, दोनों लाइनें। रही बात बैंक की, क्लियर। तो बैंक में क्या करना है? वो भी आप इस तरह से ले जाकर इसके पीछे से मिला सकते हैं, या चाहे तो आप फर्म का यहां से पीछे से ले जाकर उधर मिला सकते हैं, गवर्नमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आप ये बीच का जो ट्रैफिक है इसको आप रिमूव कर सकते हैं अगर आप पीछे से ले जाकर आप सारी चीजें गवर्नमेंट में इंडल्ज कराते हैं। तो फिर बाकी रही ये चीजें, तो जब ये चीजें नहीं बनेंगी तो आपका ये वाला डायग्राम अच्छे से नजर आएगा। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीजें नजर आ गई होंगी, समझ आ गई होंगी, और किस तरह से एक ब्यूटीफुल डायग्राम, अट्रैक्टिव डायग्राम बनाना है वो भी आपको समझ में आया होगा। दिस इज जस्ट टू इंट्रोड्यूस दिस 4 सेक्टर इकोनॉमिक फॉर यू, और थोड़ा सा तो हौच पौच नजर आएगा, बट आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए उन लोगों को जिनके पास तक अभी तक कोई पढ़ाई का साधन नहीं मौजूद है। तो स्टे विद नॉलेज हैंग आउट, स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।